हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ अब शुरू हो चुकी है, तो आज हम 8 अप्रैल 2020 गिरिराज न्यूज़पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने किस किस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं जिससे कि फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़े या लोगों की जागरूकता इसके प्रति बढ़े। तो स्टार्ट हम द ट्रिब्यून से करते हैं, जो आपका मेन हेडिंग है। आज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हिमाचल एमएलए पठानिया डाइट। दो हिमाचल के एमएलए थे, कांग्रेस एमएलए सुजान सिंह पठानिया, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सुजान सिंह पठानिया किससे रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक है, इसमें से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यही है। सेकंड, जो दूसरे पेज पर आई है न्यूज़, दैट इज टीचर्स टू बी डिसमिस्ड इन वेरीफाइड पोक्सो एक्ट। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है। इन 1 डिकेड यानी कि 10 साल में कितने 52 केसेस आ गए हैं। तो इनके लिए जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो अब सीरियस हो चुकी है, तो उनको डिसमिस कर देगी अगर वो इसमें वेरीफाई हो गए। As many as 52 teachers were booked under the POCSO Act in the state in the past 1 decade, which implies that on an average 5 such cases are registered against teacher every year। यानी कि 10 हर साल में हमारे को 5 केसेस मिल रहे हैं। तो पहले इस पोक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस वगैरह में, एचएस या अलाइड या नायब तहसीलदार में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन पोक्सो एक्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और 2011 के सेंसस क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है? 472 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। 18 साल से जितने भी कम हैं, कितनी एज है उनकी, कितने बच्चे हैं? 472 मिलियन। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। हमारे पास जो पॉपुलेशन ऑफ यंग एज है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाई द स्टेट इज गारंटीड टू द इंडियन सिटीजन बाई एन एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ आर्टिकल 21। हमको आज़ादी देता है आर्टिकल 21। एंड ऑल्सो मैंडेटेड गिवन इंडियाज status as a signatory of the United Nations Convention on the Right of the Children। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, इसके भी सिग्नेटरी हैं हम। तो पोक्सो एक्ट जो था, क्योंकि अगर आप देखेंगे आईपीसी की धाराएं, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया था कि बच्चों के साथ अगर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुई तो उस पर क्या प्रोविज़न होंगे। तो इस चीज़ की पूर्ति करने के लिए हमारे पास पोक्सो एक्ट आया 2012 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। कब आया ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस अगेंस्ट ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। अभी 2029 में इसमें अमेंडमेंट की गई, और थोड़ा सा जो फोकस था वो इस पर था, पोर्नोग्राफी पे, कि चिल्ड्रंस का यूज़ पोर्नोग्राफी के लिए नहीं किया जाएगा और उन्होंने दंड स्वरूप सजा दी जाएगी। रिसेंटली पोक्सो एक्ट 2019 अमेंडेड बिल इज पास्ड फॉर लेविंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट टू कर्ब चाइल्ड पोर्नोग्राफी। द बिल सीक्स टू अमेंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो 2012 में जो लाया गया था पोक्सो एक्ट, उसमें कुछ सुधार किए गए, और अमेंडमेंट कब लाई गई? 2019 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमेंडमेंट जो हुई थी वो क्या थी एचएस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एग्जिबिटेड एट उड़ान मेला इन शिमला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ान मेला रिसेंटली कहां पर लॉन्च किया गया? उड़ान मेला कहां पर? और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा, किसने किया, और ये क्वेश्चन ये बनता है कि उसमें हुआ क्या, उड़ान मेला किससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या हुआ था, जो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हुए कि आपके गांव में मान लीजिए 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो गई, उन्होंने
थोड़ा फंड इकट्ठा किया आपस में, 10-10 हज़ार उन्होंने इकट्ठे किए, 10 महिलाएं जुड़ी और उन्होंने 10-10 हज़ार इकट्ठे कर लिए, तो उनके पास 1 लाख रुपए हो गया। तो उस 1 लाख रुपए को वो किसी भी जो उनमें से मेंबर हैं उनको लोन दे सकती है कम ब्याज पर। तो उससे क्या होगा, उन बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको बाय द वे उन्होंने थोड़ा फंड इकट्ठा कर लिया है तो वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं और वो बैंक को बाद में चुका सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अब मिल गए हैं कि भैया अगर नहीं चुकाएंगे, 10 महिलाएं हैं, 10 में से तो कुछ चुका ही देंगी, ठीक है, तो बैंक भी इनको लोन दे देते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये रूरल इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं आज की डेट में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे एक क्वेश्चन ही बनता है आपका मेंस के लिए, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट बन चुकी है रूरल इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं दे आर सपोर्टेड बाई नाबार्ड, NABARD। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नाबार्ड जो था वो कब बना, इसको बता दीजिएगा कि नाबार्ड की फॉर्मेशन कब हुई। तो नाबार्ड का मतलब क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सा बैंक बना, नाबार्ड। और ये उड़ान मेला जो हुआ कहां पर, रिज, द रिज शिमला। ट्रिब्यून में वैसे कम चीज़ें होती हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी बनता है। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप थे और जो फार्मर्स थे उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए थे उनकी एग्जीबिशन यहाँ पर की गई थी। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं सुरेश भारद्वाज जी, वो यहाँ पर हैं, और चीफ मैनेजर नाबार्ड दिनेश कुमार कपिला, और हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनको भी याद रखिएगा, कौन है हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो जब ये चीज़ें आप साथ साथ में पढ़ते हैं तो इनको इसी के साथ याद रखिए, आपको अलग से मिनिस्ट्री याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज। तो जो एग्जीबिशन है उनका ये जायज़ा ले रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रोडक्ट्स से, जैसे पांगी हिल्स से रिमोट एरिया जो हैं, पांगी हिल्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, उनकी जो प्रोडक्ट्स लाए गए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ कुल्लू शॉल्स एंड जैकेट्स, हैंडक्राफ्ट्स बाई रूरल वुमेन्स ऑफ कुल्लू, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उड़ान मेला कहाँ पर हुआ, शिमला में हुआ। कहाँ, रिच सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो फार्मर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया, और किसने जो आए थे यहाँ पर, इनॉग्रेशन किसने किया इस फेस्ट को, तो सुरेश भारद्वाज जो हमारे अर्बन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और कौन इसका सपोर्टेड ये है, नाबार्ड। चलिए, फाकली फेस्ट सेलिब्रेटेड विद द फेवर ऑफ लाहौल एंड स्पीति। फाकली फेस्टिवल, अभी हमने रिसेंटली इसके लाहौल एंड स्पीति के बारे में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल हो रहा है, लोसर, जो अब मैक्लॉडगंज में भी धर्मशाला में वो स्टार्ट हो चुका है। फागली फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद द ट्रेडिशनल फेवर इन लाहौल एंड स्पीति टुडे। अब वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है लाहौल एंड स्पीति में फागली फेस्टिवल। वैसे अगर आप फेयर एंड फेस्टिवल में पढ़ेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखने को आ रहा है, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एग्जाम में आ गया, तो आप फागली फेस्टिवल लिख दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ पर न्यूज़पेपर में आपने देख लिया है फागली फेस्टिवल, ठीक है। तो ये जो फागली फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल की तरह ही एक न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन है उसको उसके लिए ये मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल होता है वो डेडिकेटेड होता है तो राजा बली, उनके लिए ये डेडिकेटेड होता है। इसके पीछे लंबी स्टोरी है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं उनकी भाषा में, कुंस, लोकली कहते हैं कुंस। फागली जो फेस्टिवल है फागली कुल्लू में भी मनाई जाती है, अदर एरियाज में मनाई जाती है, तो यहाँ पर भी जब बनाई जा रही है तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए इसको, फेयर एंड फेस्टिवल में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू मार्क द फेस्टिवल अबाउट 2 फीट बैम्बो, 2 फुट का बैम्बो उठाया और उस पर क्या कर दिया, फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, वाइट शीट उस पर लगा दी, ठीक है। तो उसको एज ए एंजल की तरह उसने ड्रेस कर दिया, लोगों के वहाँ के लोग उसको ड्रेस कर दिए, ऐसे मान लीजिए इस तरह की कुछ मूर्ति है, इस तरह की मूर्ति, कुछ जो मूर्ति है ये बना लीजिए आप अपनी तरह से।
तो उसको सजाया जाता है उसको। इसको जो मूर्ति कहते हैं फिगर को, इसको कहते हैं बाराजा, BARAZA। ठीक है, ज्वेलरी लगाई जाती है इस पर, फूल चढ़ाए जाते हैं इस पर। तो ये वहाँ पर फागली में होता है। एज पर रिचुअल द फैमिली प्रिपेयर टोटू, वारले होता है उसका एक फ्लावर बनाया जाता है, उसको कहते हैं टोटू। और ये जो वहाँ के दाइतीज होते हैं उनको ये ऑफर किया जाता है। सिंपल है फागली फेस्टिवल। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट टू रेज 1000 करोड़ लोन फॉर डेवलपमेंट। एक तो हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही लोन में डूब रही है और अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, 1000 करोड़ रुपए का और लोन रही थी फॉर डेवलपमेंट पर्पस। अब देखते हैं इससे कितना डेवलपमेंट होता है, क्योंकि करप्शन बहुत है, पैसे का पता नहीं लगता है, आता तो है लेकिन एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है, इसकी आउटपुट क्या निकल रही है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी निकालना। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल रेज 2 लोन्स, एक 500 करोड़ और 500 करोड़, तो 1000 करोड़ रुपए का लोन हुआ, 500 प्लस 500 फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज। और पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार पर 60,000 करोड़ का लोन पहुंच चुका है। ठीक है, और ये जयराम ठाकुर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि आई एग्री दैट द डेप्ट बर्डन ऑफ 60,000 करोड़ इज वर्डसम, बट द फैक्ट इज दैट वी गॉट 48,000 करोड़। अब इनका कहना यह है कि ये जो 48,000 करोड़ का हमारे पास लोन था, हमारी गवर्नमेंट पर जो डेप्ट था, जो ऋण था हमारी गवर्नमेंट पर, वो 48,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने ही दिया, तो हमने तो कुछ नहीं किया भैया, हमारे तो 12,000 करोड़ जो था वो हमने लोन लिया है। ठीक है, ये इनका कहना है। तो ओवरऑल जो भी सिनेरियो हो, लोन चाहे कांग्रेस ने लिया हो लेकिन या बीजेपी ने लिया हो, इट्स बैड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इतना बर्डन इकोनॉमी पे आ गया है। दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट विच इज इन प्रॉफिट। तो हमारे ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का लोन है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है, लोन पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। डिपेंड करता है कितना हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन अलग अलग एजेंसी से लोन लिया है हमने, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। जब मैंने बजट के बारे में क्लासेस में अच्छा, तो बजट में क्या होता है, बजट में सबसे ज़्यादा जो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पर। जो हमारा बजट होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, इस तरह से बना होता है कुछ, एक रिसिप्ट्स होती हैं और एक एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, और एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, मतलब से आपको पैसा जो आ रहा है, कहां से आ रहा है आपको पैसा, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि कहां से आ रहा है आपको पैसा। फॉर एग्जाम्पल टैक्स से आ रहा है पैसा आपको, तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, वो इनडायरेक्टली आ रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल आपने फीस पेमेंट करी, अपना एग्जाम का फॉर्म भरा, आपने एचएस का फॉर्म भरा, आपने 200 रुपये फीस भरी, तो वो नहीं आपको दिख रही है कि कहाँ गया मेरा पैसा, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना, इनडायरेक्टली गया वो, तो गवर्नमेंट को जा रहा है। दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो टैक्स होते हैं वो इसमें जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब से जो आप लोन ले रहे हैं बाहर से, जो यहाँ पर मैं 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ फॉर डेवलपमेंट पर्पज, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास। अगर आपको नहीं समझ आ जाएगा तो एक बार इसको रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा। तो 1000 करोड़ रुपए यहां लिया गवर्नमेंट ने, जैसे बोरोविंग्स की, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की, उससे जो पैसा आया दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अब एक्सपेंडिचर की उसका खर्चा कहां पर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब से जहां पर आपको देना पड़ रहा है पैसा, फॉर एग्जांपल सैलरीज। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जिसकी बात हमने यहां पर लोन लिया है ना 1000 करोड़ रुपए का। तो बजट का जो एक्सपेंडिचर पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा कहां जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट पर, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी यही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, फॉर एग्जांपल आपने रोड्स बनाए, उस पे जा रहा है, हॉस्पिटल बनाए, तो जो चीज आपको दिख रही है दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट करी, सैलरी की पे की, तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखा कि पैसा कहाँ गया, लेकिन हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, रोड आपको दिख रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। चलिए नेक्स्ट इज व्हाई द लद्दाख डिसएंगेजमेंट इज ऑन नाउ। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये अभी क्यों हुआ, जब 9 महीने से हमारी सरकार जो थी, 9 महीने से बातचीत चल रही थी, 9-10 महीने से जितने भी, और उसके बाद ये सुनने में अभी आ रहा है कि सिर्फ अभी उन्होंने डिसएंगेजमेंट हो गई वहाँ से, लद्दाख से। हो सकता है ये जो चाइना है उनकी चाल हो कि ये इनको पीछे करो वहाँ से। अब हुआ क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ इस वाले मैप से। पिछले कल भी मैंने आपको ये बता दिया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। फिंगर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन फिंगर का मतलब ऐसा है कि पहाड़ी इलाके हैं कुछ, ये 8 ऐसे पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, तो जो इंडिया है, इंडिया कहाँ तक मानती है अपनी बाउंड्री, फिंगर 8 तक। तो पहले क्या करती थी कि जो चाइना क्लेम करता है वो करता है यहाँ तक, इंडिया क्लेम करता है यहाँ तक क्लेम करता है। तो जो इंडियन आर्मी थी पहले क्या करती थी, यहाँ तक पेट्रोलिंग करती थी, यहाँ तक, इस वाले एरिया तक, क्योंकि LAC यही है जो इंडिया मानती है। लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, जो चाइनीज़ आर्मी है, वो पेट्रोलिंग कहाँ तक करती थी, इस वाले एरिया तक, कि ये हमारा एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है ना, ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया है पूरा, तो वो यहाँ तक पेट्रोलिंग करती थी पहले। लेकिन अभी क्या हुआ था, स्टार्टिंग में उन्होंने अपने बेस बना लिए, यहाँ पर बेस बना लिए, और जो स्टार्टिंग में इंडियन गवर्नमेंट की जो बेस होता था वो यहाँ पर होता था, फिंगर 3 पर। ठीक है, 4 बाउंड्री थी, ये डिस्प्यूटेड एरिया था, तो 3 पर अपना इंडियन बेस था। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बेस बना लिया। लेकिन गवर्नमेंट, जो इंडियन सोल्जर थे, उनके पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारी सेना है उनके पास ऊंचे स्थान है, जैसे ये है, ये साउथ की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ और साउथ, तो यहां से डायरेक्ट नजर जाती थी। अब मान लीजिए ये ऊंचा इलाका है, जो चाइनीज बेस हैं वो यहां पर हैं, तो इंडियन जो सोल्जर हैं वो यहां पर है, और जो चाइना है, चाइना के बेस यहां पर है, तो डायरेक्ट नजर यहां पर रहती थी। तो कुछ कर नहीं सकते, वो युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर कंडीशन थी। लेकिन अब क्या किया चाइना ने अब यहां से वापस चले गए, क्योंकि हम वापस चले जाते हैं फिंगर 8 पर, यहां पर चले गए वापस। वो पहले इन्होंने बेस यहां पर बनाए थे, अब आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, वो वापस चले गए, इस वाले एरिया में चले गए। तो अभी ये मूव क्यों लिया गया, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। लेकिन इंडिया के लिए यहां नुकसान क्या हुआ कि वो अब पेट्रोलिंग कहां तक करेंगे, फिंगर 3 तक। तो उनका तो एरिया बढ़ गया, पहले वो फिंगर 4 तक करते थे, अब फिंगर 3 पर करते थे। तो वहां पर क्या हुआ, इनके लिए फायदा हो रहा है, हमारे लिए नुकसान हो गया यहाँ पर। तो इंडिया के पास प्लस पॉइंट ये था कि मैं अगर ऊंची हाइट पर हूं तो मैं क्यों इनके साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करूं, जब मेरे पास प्लस पॉइंट है। इनके पास तो प्लस पॉइंट था नहीं, तो ये तो नेगेटिव में थे उस दौरान। अब इतने महीने जो सोल्जर्स हैं वो पहाड़ी इलाकों में रहे, ठंड गर्मी जो उन्होंने सही, उसका इंडिया को क्या फायदा, ये इस आर्टिकल में कहना चाह रहा है ऑथर। ठीक है, तो इसका लिंक इसने इससे जोड़ा है कि जो यूएसए में गवर्नमेंट बनी जो बिडेन की, अब उन्होंने वहां पर ऑफिस संभाल लिया, तो वो इसको एंगेज नहीं करना चाहते इंडिया के साथ। जो इंडो यूएस रिलेशन है वो ठीक नहीं होने चाहिए, ये मानना है इस आर्टिकल में कि चाइना ये चाहती है कि जो हमारे रिलेशन है यूएस के साथ वो अच्छे ना हो। इससे पहले भी थोड़े थोड़े हमारे रिलेशन जो है यूएसए के साथ थोड़े ठीक नहीं रहे हैं, पहले ठीक थे, लेकिन जब ट्रंप का जो लास्ट टाइम पीरियड था उस दौरान और अब जो बिडेन, उनके साथ इतना एंगेजमेंट नहीं है इंडियन सरकार का। और जो
क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है इन जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो ये वाला है क्वाड बनाया गया है। यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं। तो जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया टू काउंटर चाइना। और ये कब बनाया गया ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट मोटेड बाई द आइडिया, जो आइडिया था कब, किसने, प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इन 2007। हाउएवर द आइडिया कुडंट मूव अहेड विद ऑस्ट्रेलिया पुल आउट ऑफ द इट। तो ऑस्ट्रेलिया ने तब नहीं कहा था, नकार दिया था इसको आइडिया को, लेकिन 2017 में ये बन गया क्वाड, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चाइना एक तरफ ये भी चाहती है कि इंडिया के जो रिलेशन है वो यूएस से ठीक ना हो, वो उनके लिए बुरा है फिर। तो बेसिकली आइडिया इस आर्टिकल में यही कह रहा है ये ऑथर। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डैमेज विल टेक इट्स टोल ऑन फार्मिंग। टोल का मतलब होता है क्षति, तो इससे क्षति किसको होगी, फार्मिंग पर। कैसे, तो इस आर्टिकल में थोड़ा सा देखते हैं। इवन द स्ट्रगल टू सेव लाइव्स कंटिन्यू विथ सीज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द चमोली ट्रेजेडी एंड द फार्मर एजिटेशन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। एक तरफ चमोली में ये दुर्घटना हुई और वहाँ पर लोगों को बचा रहे हैं, जो प्रोसेस चला हुआ है, और दूसरी तरफ ही थाउजेंड्स, जितने हजार, बहुत जो किसान बिल के प्रति विरोध कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ वो चला हुआ और एक तरफ यहाँ पर चला हुआ है। तो हिमालयाज में ये हुआ क्यों था, ये सब लोग आपको पता है ये क्यों हुआ, कि इतने दिनों से चला हुआ कि ग्लेशियर था जो एकदम से मेल्ट हुआ और गिर गया, और वहाँ पर पानी से, क्योंकि लेक्स क्या बनी होती हैं, ग्लेशियर लेक्स, एकदम से कोई ग्लेशियर यहाँ पर टूट जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो पानी एकदम से बाहर चले जाएगा। ऐसा ही होता है ग्लेशियर लेक्स में। केदारनाथ डिस्ट्रक्शन हमें याद है किस तरह से हुई थी और किस तरह से जो प्रॉब्लम बाद में फेस की गई थी। फ्लैश फ्लड्स आते हैं इससे, ग्लेशियर लेक्स से। The flash floods are rather understated term. The several thousand tons of snow, ice and debris rushed through a valley at about, जो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड थी उसकी। तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, जो हिमालयास है वो कंसीडर किया जाता है थर्ड पोल। ये भी याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपने याद क्या रखना है इससे, कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से क्या हो रहा है। एक तो आपका जो बाढ़ है ये आ रही है, इससे कृषि को नुकसान होगा, और इसके अलावा सिर्फ इंडिया को नहीं होगा, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सारे इफेक्ट होंगे इससे। एंड विद 25,000 ग्लेशियर लेक्स, जो भी बता रहा हूं मैं, ये वाली लेक्स, और इंडिया को नहीं सभी देशों को इससे नुकसान हो गया अगर ये जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और फार्मिंग को कैसे नुकसान होगा इस चीज़ से, कार्बन एमिशन बहुत हो रहा है। तो जब कार्बन एमिशन होगा तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो फार्मर्स क्या करेंगे, क्योंकि जो मेजर फार्मर्स है वो डिपेंड किस पे, इरिगेशन पे तो नहीं है। इरिगेशन पे तो अराउंड, हिमाचल की बात करें हम, हिमाचल में कितना परसेंट है, 18%, पिछले कल मैंने बताया था। तो जो 82% है, सिर्फ हिमाचल की बात कर रहा हूं, 82% इन हिमाचल प्रदेश इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और बाकी जगह भी ऐसी ही स्थिति है जितनी भी स्टेट्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो किसान हैं वो डिपेंडेंट किस पे, रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल नहीं आई तो इससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर पे नुकसान हो जाएगा। इकोलॉजिकल डैमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरफ जो तबाही हुई वो, दूसरी तरफ फार्मर्स की बात हो रही है। अगर ये रेनफॉल नहीं हुई तो ये हम कैसे करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चले हुए थे ऋषि गंगा, उसको नुकसान हुआ। तो पहली चीज़ जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 2020 के गिरिराज न्यूज़पेपर से, तो वो ये है, सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1077। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, छोटे एग्जाम या बड़े एग्जाम, कि
मुख्यमंत्री सहायता नंबर कौन सा है जहाँ से आपको डायरेक्ट सहायता मिलेगी, तो वो कौन सा है, 1077। दूसरा जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है अब, वो है वनों के संरक्षण में हिमाचल की भागीदारी। हिमाचल की भागीदारी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रिपोर्ट थी ISFR 2019, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर हम हिमाचल की भागीदारी की बात भी इसमें करेंगे कि हिमाचल की भागीदारी इसमें आखिरकार क्या है। तो 16th रिपोर्ट थी ये, और जो फर्स्ट आई थी दैट वाज इन 1987, लेकिन तब से हम अगर गिने तब ये 17th रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में 2017 में ये नहीं आई, 2007 में रिपोर्ट नहीं आई। इट्स अ बाइनियल रिपोर्ट, 2 साल में आती है ये। और पब्लिश कौन करता है इसको, पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। और ये बना कब था FSI, 1981। मिनिस्ट्री कौन सी है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें अलग अलग बातें की जाती है, फॉरेस्ट कवर की, बैम्बूस की, कार्बन स्टॉक की, फॉरेस्ट फायर की। तो हम एक एक करके पढ़ देंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट फायर किसको कहते हैं, फॉरेस्ट फायर नहीं, फॉरेस्ट कवर, सॉरी, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर किसको कहते हैं कि जहां पर कैनोपी डेंसिटी, ट्री कैनोपी डेंसिटी वो होनी चाहिए ग्रेटर देन, मोर देन 10%। अब ये कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, और एक लाइन इसके साथ और एंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया। अच्छा, ये पहले ये जान लेते हैं कि कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। आप जंगल में जाइएगा, फिर जंगल में आसमान की तरफ देखना आपने, तो आपको आसमान जो है वो नहीं दिखेगा थोड़ा, क्योंकि वहां पर क्या है, पेड़ होंगे ऊपर को, क्लियर नहीं दिखेगा। ऐसे मैदान में जाइए, खुले मैदान में, तो आपको आसमान ठीक दिखेगा, लेकिन जंगल में जब जाएंगे तो ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को आसमान नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एक छत्र जैसा बना हुआ है, किसके द्वारा, पेड़ों के द्वारा, दैट इज कैनोपी। तो कैनोपी डेंसिटी जो होनी चाहिए वो 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज ओनरशिप, जो भी किसी की भी हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो वो क्या है, फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर दूसरी बात करें हम, जब हम इसमें ट्री कवर भी जोड़ देते हैं, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल बशिस आ गई, झाड़ियाँ, तो उसमें तो कोई कैनोपी नहीं बनी हुई है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ओपन फॉरेस्ट होते हैं, स्क्रब होते हैं, तो डिफरेंट है। लेकिन हम सीधे स्टैटिक्स पर आ जाते हैं कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन निकल के आई है इस रिपोर्ट में। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ इंडिया कितना है, जो इसी जो आर्टिकल आया हुआ है गिरिराज न्यूज़पेपर में, उसमें ये बताया गया पहले 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कितना है वर्ल्ड का, 2.4% ऑफ वर्ल्ड। इसको आप ऐसे मान के चलिए 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 33 लाख के साथ आसपास ही है। और जो फॉरेस्ट कवर है वो आपको याद रखना है। फॉरेस्ट कवर क्या है, जहां पर जो कैनोपी है वो 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कितना है, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कितना हुआ, 21.67% ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका अगर देखें हम तो इसका कितना परसेंट है, ये 21.67% फॉरेस्ट कवर। लेकिन अगर हम इस फॉरेस्ट कवर में ट्री कवर भी जोड़ दें, प्लस ट्री कवर जहां पर जो कैनोपी है वो लेस देन है 10% से, तो वो कितना हो जाता है फिर, दैट इज 24.56%
ऑफ इंडिया, या लिख सकते हैं इसको 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले हमने फॉरेस्ट कवर देखा, फिर हमने फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, वो कितना है 24.56%। और 2017 में, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, ये 2019 की बात कर रहा हूं, और 2017 में ये कितना था, 2017 में ये था 24.39%, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है, अब 56% हो गया, पहले 39 था। ठीक है, द टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इंक्रीज्ड बाई कितने, 5,188 स्क्वायर किलोमीटर। ये इस रिपोर्ट में निकल के आया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ये भी पूछा जाता है, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज कौन कौन सी स्टेट हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज की बात करें हम, मध्य प्रदेश, जहाँ पर फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो एरिया वाइज जहाँ पर फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें हम परसेंटेज वाइज, कि जहाँ पर परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट पे मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एचएस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हिमाचल के या सेंटर के एग्ज़ाम देते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर है 79.63%। उसके बाद आता है मेघालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इतना काफ़ी है फॉरेस्ट रिपोर्ट के लिए। अब आते हैं कि आखिरकार हिमाचल इसमें क्या योगदान दे रहा है, इस चीज़ में जो फॉरेस्ट कवर है इसमें क्या योगदान दे रहा है हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में हरित आवरण में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर मीटर की जो इतनी बढ़ोतरी हुई है हिमाचल प्रदेश में वनों में। और 2017 में प्रदेश का हरित आवरण 15,100 वर्ग किलोमीटर था, अब कितना हो गया 15,434, 334 इसमें बढ़ गया है। पहले 15,100 था स्क्वायर किलोमीटर, प्लस 33 स्क्वायर किलोमीटर इसमें प्लस हुआ इस बार। तो ये आपको याद रखना है, 15,434 स्क्वायर किलोमीटर। जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 27 ये इंपॉर्टेंट है, 27.72%। ठीक है, इसको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 तक टारगेट जो रखा है वो कितना होना चाहिए, 33%। अगर हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो फॉरेस्ट होना चाहिए, कवर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 33%। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कब तक, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि हिमाचल प्रदेश ने कब तक ये टारगेट रखा है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो होना चाहिए 33% कब तक होना चाहिए। और प्रेजेंट में कितना है 27.72%, और होना कितना चाहिए 33% बाई 2024। ये लक्ष्य रखा गया है हिमाचल सरकार। लेकिन इसके लिए कर क्या रही है हिमाचल प्रदेश सरकार, कौन सी योजनाएं चला रही हैं इसके लिए, डिफरेंट योजनाएं चला रही हैं इसके लिए। तो ये आपको याद रखनी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सामुदायिक वन योजना, इसमें क्या होगा कि जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के संरक्षण और विकास में जो जितने भी स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना। सामुदायिक मतलब जितने भी समुदाय हैं उनका वन संपदा को बचाने में कितना योगदान है। तो एक ये हो गया सामुदायिक वन संवर्धन योजना। और एक और नई योजना कौन सी, विद्यार्थी वन मित्र योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को वन के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाना है, विद्यार्थी वन मित्र योजना। और उसके अलावा एक अन्य कौन सी है, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना,
ये हमने पहली पढ़ी, अब फिर हमने दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी कौन सी है, वन समृद्धि और जन समृद्धि योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्यों में उपलब्ध गैर काष्ठ वन उत्पादन संसाधनों को सुदृढ़ करना और अच्छी तकनीक अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ उत्पादन करना। 2019 में एक और चलाई गई चौथी, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं आएगी कौन सी स्कीम वनों से इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया, आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से आपको क्वेश्चन आ गया, तो आप कौन कौन सी स्कीम वहां पर लिखेंगे, या प्री में ही आपको क्वेश्चन आ गया कि एक बूटा बेटी के नाम स्कीम जो गवर्नमेंट ने वो कब चलाई थी, 2019 में एक बूटा बेटी के नाम चलाई गई। इसके अंतर्गत क्या होगा कि राज्यों में कहीं भी अगर बालिका शिशु के जन्म पर वन विभाग और उसके माता पिता को चयनित बानिक प्रजाति के 5 पौधे परिवार को भेंट करेगा। ठीक है, एक परिवार को 5 पौधे वो भेंट करेगा कहीं पर भी बालिका शिशु का जन्म होता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना को FWU बैंक जर्मनी के सहयोग से 7 वर्ष की अवधि के लिए 2015-16 से प्रदेश चंबा और कांगड़ा जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। किसकी सहायता से, कौन सा, इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। ये क्वेश्चन आ जाते हैं किसकी सहायता से वो चला रहा है, कहां पर, चंबा और कांगड़ा में। और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ 800 करोड़ रुपए की एक परियोजना हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना 8 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2018-19 से शुरू हो गई है। कौन सी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ कौन सी, 800 करोड़ रुपए की परियोजना, वो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन, तो ये था वनों के बारे में हिमाचल के, जो आपको याद रखनी है, हर एक स्कीम भी याद रखनी है और कितना एरिया है और इस रिपोर्ट में क्या है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और जितने से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके साथ और भी लाता रहूं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जहां भी आप ग्रुप वगैरह में हैं वहां पर शेयर करते रहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।